हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो बेसिक जो है थ्योरम है कि अगर किसी कंड्यूट में फ्लो हो रहा है और उसमें कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है तो मास फ्लो रेट वो कांस्टेंट होगा। मास फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट if there is no inflow or outflow। यानी अगर किसी कंड्यूट में फ्लो हो रहा है, कंड्यूट का डायमीटर भी चेंज हो रहा है, फिर भी अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे डायमीटर D1 है, यहाँ पे डायमीटर D2 है। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से अगर इसमें से कोई लीकेज नहीं है या बाहर से कोई फ्लो नहीं आ रहा है तो जो मास फ्लो रेट यहाँ पे होगा सेक्शन 1 पे, वही मास फ्लो रेट सेक्शन 2 पे होगा। तो मास फ्लो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं m डॉट से, यानी मास पर यूनिट टाइम। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से m1 डॉट शुड बी इक्वल टू m2 डॉट। दोनों जगह पे मास फ्लो रेट सेम होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे, कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसके हिसाब से अगर कोई क्लोज्ड पाइप है उसके अंदर फ्लो हो रहा है और कोई जो है इनफ्लो नहीं है और आउटफ्लो नहीं है तो रेट ऑफ फ्लो दोनों सेक्शंस पे m1 और इस सेक्शन पे m1 डॉट है और इधर m2 डॉट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? m1 डॉट यानी मास पर यूनिट टाइम जो है, तो m डॉट जो होगा वो मास पर यूनिट टाइम है। और मास क्या होता है? रो इंटू वी, क्योंकि रो जो है डेंसिटी जो है किसी भी लिक्विड की या फ्लूइड की, वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास क्या हो जाएगा? रो इंटू वी, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास जो हो गया रो इंटू वी हो गया। तो इस मास को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो m डॉट क्या हो जाएगा? रो इंटू वी अपॉन टी। अब अगर आप पाइप में देखें, ये V क्या है? वॉल्यूम है, कैपिटल V है। अगर आप पाइप में देखें तो वॉल्यूम क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कोई फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है तो ये लेंथ होगी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m डैश इज इक्वल टू रो इंटू A इंटू L बाई टी। m dot will be again equal to rho A, L by T is small v, that is the velocity of flow of liquid. So m dot will be, तो m dot जो होगा वो रो A और V का प्रोडक्ट होगा। और इस इक्वेशन के हिसाब से m डॉट 1 m डॉट 2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेक्शन 1 पे एरिया A1 है और सेक्शन 2 पे एरिया A2 है तो m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, इसका मतलब रो 1 A1 V1 रो 2 A2 V2 के बराबर होगा।
तो ये बेसिक हमारी जो है जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन है, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। तो ये किससे आई? कंजर्वेशन ऑफ मास से, या मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखने से हमें ये इक्वेशन मिलेगी, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, जहाँ पे ए वन ए टू जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेक्शन 1 और 2 पे, और V1 और V2 वेलोसिटीज़ हैं क्रॉस सेक्शन 1 पे और क्रॉस सेक्शन 2 पे। अब अगर ये जनरल फार्मूला है, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल एज्यूम कर लें हम, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो रो जो है डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने की वजह से रो वन जो है वो रो टू के बराबर हो जाएगा। जब रो वन और रो टू बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा रो वन ए वन वी वन, और ये होगा रो वन ए टू वी टू, क्योंकि रो वन रो टू के बराबर है, इसलिए हम रो टू को भी रो वन लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें मिल जाएगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। ये सबसे जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम जनरली ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे किसी कंड्यूट में या किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो अगर ए वन एरिया जो है वो बड़ा है और V2 एरिया A2 एरिया छोटा है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को, और जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों चीज़ों का A1 और V1 का जो प्रोडक्ट होगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये जो प्रोडक्ट है आपका ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एरिया डिक्रीज करेगा, सपोज करिए ये पाइप है और इसमें हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया A1 है, A1 एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है साथ में V1 होगी, यहाँ पे A2 एरिया है तो वेलोसिटी V2 होगी। तो क्योंकि A1 एरिया ज़्यादा है और A2 एरिया कम है, तो यहाँ पे जब एरिया ज़्यादा है, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट c के बराबर होगा। तो जब एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब भी आप जो है किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उसको प्रेस करेंगे तो उसका फ्लो एरिया कम हो जाएगा। फ्लो एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बाहर जो फ्लूइड निकल रहा है, जिस तरीके से भी पाइप का एग्जांपल दिया था कि ये पाइप है, आपने इसको यहाँ से प्रेस कर दिया, पाइप को आपने प्रेस किया, तो इससे जो वाटर निकलेगा वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ या ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क करती है। अगर हमारे पाइप जो है सपोज करिए सर्कुलर है, तो उसके लिए हम एरिया A1 को क्या लिख सकते हैं, π/4 d1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू π/4 d2 स्क्वायर इंटू V2।
ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम V1 अपॉन V2 करें तो V1 अपॉन V2 D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा सर्कुलर पाइप में। तो यहाँ से ये पता लगता है कि V1 जो है वो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, और जैसे जो है आप डायमीटर को कम करेंगे, डायमीटर को डिक्रीज़ करेंगे, तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। यानी वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और अगर हम सर्कुलर पाइप की बात करें तो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।